ठीक है, आज ईएम एल्गोरिथम देखेंगे हम लोग। ईएम एल्गोरिथम होता क्या है? ये एआई में आपने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, ध्यान है किसी को? ठीक है, नहीं ध्यान है। देखिए, ईएम एल्गोरिथम में ई और एम का मतलब क्या है? ई का मतलब है एस्टिमेशन, एम का मतलब है मैक्सिमाइजेशन। यानी कि आपको जो भी गिवन एल्गोरिथम्स दी रहेंगी उससे आप अपने एक्सपेक्टेशन को एस्टिमेट करेंगे। इसका ये मतलब है कि एल्गोरिथम के हिसाब से जो भी क्लासिफिकेशन है वो डेटा का आप कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि बार बार उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन बहुत सही हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जगह पे उसकी क्लासिफिकेशन है। यानी पहले एस्टिमेशन कर रहे हैं, बाद में उस एस्टिमेशन का मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं। जैसे आपने शुरू में एल्गोरिथम से एस्टिमेट कर लिया है, डेटा का क्लासिफिकेशन एस्टिमेट कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जो एस्टिमेशन निकला हुआ है, जिस थ्योरी पे वो एस्टिमेशन निकला है, जिस एल्गोरिथम पे वो एस्टिमेशन निकला है, उस थ्योरी का आप मैक्सिमाइजेशन करते हैं। मतलब कि आप फिर दोबारा कुछ चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से अगली बार अगर आप एस्टिमेशन चेक करेंगे, क्लासिफिकेशन चेक करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दो स्टेप है, ये काम कैसे करता है इसके लिए हम लोग एग्जांपल को देखना पड़ेगा। पहले समझते हैं ये है क्या। तो एस्टिमेशन में देखिए क्या लिखा है, एस्टिमेट आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मशीन्स एंड देन क्लासिफाई डाटा इन सम क्लासेस। यानी कि हमारी जो मशीन है या हमारा जो एल्गोरिथम है, उससे जो हमारा एक्सपेक्टेशन है किसी भी डेटा को क्लासिफाई करने के लिए, उसका कुछ एस्टिमेशन हम करते हैं, हम कुछ एस्टिमेट करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं कि ये हमारी डेटा को अपने थ्योरी के हिसाब से, अपने मशीन, अपने एल्गोरिथम के हिसाब से क्लासिफाई कर देगा। जब वो क्लासिफाई हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप है मैक्सिमाइजेशन। वॉट एवर वी एस्टिमेटेड, जो भी हम एस्टिमेट किए शुड नाउ बी मैक्सिमाइज। यानी कि जो भी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं या जो भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एस्टिमेट किए हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी निकालें किसी डेटा के लिए थ्योरी के हिसाब से मशीन की, और जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाला है, जो एस्टिमेट निकाला है, उसको दोबारा से हम मैक्सिमाइज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि और परफेक्ट क्या हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है, पहले में एस्टिमेट आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मशीन्स एंड देन क्लासिफाई द डाटा इन सम क्लासेस। नेक्स्ट स्टेप है जो एस्टिमेशन आपने निकाला, व्हाट एवर वी एस्टिमेटेड शुड नाउ बी मैक्सिमाइज, वो मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये दो स्टेप जो है ये कैसे काम कर रहा है, इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होंगे। तो यहाँ हम उस चीज को फिर से देखिए, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम गिवन डाटा ईएम लर्न्स थ्योरी व्हिच टेल्स दैट हाउ व्हिच एग्जांपल टू बी क्लासिफाइड। तो ईएम जो है, एस्टिमेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम जो है, वो हमें बताता है कि किस तरीके से हम अपने एग्जांपल को क्लासिफाई कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। फॉर दिस, और अच्छा क्लासिफिकेशन करने के लिए, इट स्टार्ट फ्रॉम रैंडम क्लासिफाइड डेटा। यानी कि पहले आप क्लासिफाई कर लें या पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लें डेटा का क्लासिफिकेशन कितना हो सकता है, तो रैंडमली आप क्लासिफाई कर लेते हैं। रिपीट द टू स्टेप्स अंटिल until a clear result is formed। ये दो स्टेप तब तक करते रहेंगे जब तक आपका क्लियर रिजल्ट ना आ जाए। दो स्टेप क्या है? सबसे पहले तो अपने मन से ही आपने रैंडम क्लासिफिकेशन कर लिया है। तो ई क्या है? क्लासिफाई द डेटा यूजिंग करंट थ्योरी। करंट थ्योरी के हिसाब से आपने क्लासिफाई कर दिया है। जनरेट द बेस्ट थ्योरी द करंट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यानी कि अभी जो भी आपने किया है क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से आप और बेहतर क्लासिफिकेशन अगली बार करने की सोचेंगे। यानी कि पहले आपने ई इसको क्लासिफाई किया, सेकंड क्लासिफाई का जो भी एस्टिमेशन था आपने एस्टिमेट करके क्लासिफाई किया। सेकंड स्टेप क्या है? उस क्लासिफिकेशन को फिर मैक्सिमाइज किया, उस एस्टिमेशन को मैक्सिमाइज किया, फिर दोबारा ई पे गए, यानी दोबारा से क्लासिफिकेशन किया जब आपने उस थ्योरी को मैक्सिमाइज किया। फिर आप एम में आए, यानी कि फिर से आपने मैक्सिमाइज किया, फिर दोबारा ई में गए, दोबारा से आपने एस्टिमेट किया। तो ये स्टेप आप चलाते रहेंगे कब तक? जब तक मैक्सिमाइजेशन आपका सैचुरेट न कर जाए। यानी मैक्सिमाइजेशन वाले स्टेप में जो भी आपकी थ्योरी है वो बार बार एक ही रिजल्ट ना देना शुरू कर दे। तो ईएम हमेशा चलता रहता है। तो ये दो स्टेप ध्यान रखिएगा, ये और क्लियर हो जाएगा। अभी तो बस इतना समझिए कि ई एम दो स्टेप हो रहा है। ई में एस्टिमेट कर रहे हैं, एम में मैक्सिमाइज कर रहे हैं।
फिर दोबारा से ई में एस्टिमेट कर रहे हैं जो मैक्सिमाइज हुआ है, फिर एम में दोबारा मैक्सिमाइज कर रहे हैं, फिर जो मैक्सिमाइजेशन हुआ फिर से एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हम बार बार करते रहेंगे जब तक मैक्सिमाइजेशन सैचुरेट ना हो जाए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, assume that we have two coins C1 and C2। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं एस्टिमेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम के लिए, जिसमें ये एज्यूम किया है कि हमारे पास दो कॉइन है C1 और C2। assume the bias of C1 is θ1। तो C1 का बायस वैल्यू जो है वो θ1 है। बायस का मतलब ये है, θ1 का ये मतलब है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विथ C1, यानी कि θ1 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि C1 से आप कितनी बार हेड पा सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट लिखा है assume the bias of C2 is θ2, यानी θ2 जो प्रोबेबिलिटी है वो C2 कॉइन के लिए है कि कितनी बार आप हेड पा सकते हैं C2 कॉइन के थ्रू जब भी टॉस किया जाएगा। We want to find θ1 θ2 by performing number of trials। हमें θ1 और θ2 निकालना है बार बार इस परफॉर्मेंस को करके। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जिसमें दो कॉइन है C1 C2। θ1 प्रोबेबिलिटी है C1 की हेड के आने की, θ2 प्रोबेबिलिटी है C2 के हेड के आने की। हमें θ1 θ2 निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका दिया है, देखिए पहले एक्सपेरिमेंट में ये चीज देखिए इसमें गिवन दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या दिया, वी चूज फाइंड 5 टाइम्स वन ऑफ द कॉइन्स, यानी कि आप 5 बार दोनों में से एक कॉइन को चूज करेंगे। ठीक है, वी टॉस द चूजन कॉइन 10 टाइम्स। जब भी आप कॉइन को चूज करेंगे तो उसको 10 टाइम्स टॉस करेंगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जैसे एक एग्जांपल है ये जिसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले बी को आपने चूज किया। जैसे दो कॉइन है आपके पास बी और ए और बी दो कॉइन है। अभी C1 C2 की बात नहीं हो रही है, हम ए और बी दो कॉइन मान के चल रहे हैं। ठीक है, ए और बी दो कॉइन है, जहां पे बी कॉइन है उसको हमने पहले चूज किया और 10 टाइम हमने उसको टॉस किया। तो हम देखेंगे कि इसमें हेड, एच मीन से हेड आने की हेड आया है, 10 टी मीन से टेल आया है। तो बी वाले में देखेंगे 5 बार हेड आया है, 5 बार टेल आया है। अगर आप इसको जोड़ेंगे काउंट करेंगे देखेंगे 5 बार हेड आया है, 5 बार टेल आया है। ऐसे ही ए को देखेंगे, जब सेकेंड टाइम आपने चूज किया, 5 बार चूज करना है कॉइन आपको, सेकेंड टाइम आपने चूज किया तो ए कॉइन को चूज किया है जिसमें 9 टाइम्स हेड आए हैं और केवल एक बार टेल आया है। इसी तरीके से थर्ड टाइम आपने फिर से ए को ही चूज किया, जहां पे आपका 8 टाइम्स हेड आया है, 2 टाइम्स टेल आया है। फिर तीसरी चौथी बार आपने बी को चूज कर लिया, जिसमें आपका 4 टाइम हेड आया है और 6 टाइम टेल आया है। ऐसे ही पांचवी बार आपने सपोज कर लीजिए कि ए कॉइन को चूज कर लिया, जिसमें आपका कितनी बार आया है, 7 टाइम्स हेड आया है, 3 टाइम्स टेल आया है। तो इस तरीके से आप इसको टॉस कर रहे हैं। बट इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये पता है कि कब क्या कॉइन चूज किया जा रहा है। θ1 प्रोबेबिलिटी है कॉइन ए की, समझ लीजिए θ1 प्रोबेबिलिटी है कॉइन ए की नंबर ऑफ हेड्स यूजिंग C1। यहाँ C1 लिखा है, इसको ए समझिएगा। तो नंबर ऑफ हेड्स यूजिंग C1 यानी कि कितनी बार हेड्स आए हैं C1 में अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स यूजिंग C1, कितनी बार आप फ्लिप किए हैं। तो आप देखेंगे C1 को अगर ए माने तो ए को हम 3 बार चूज किए, यानी 30 टाइम्स फ्लिप किए हैं हम इसको, तो अपॉन में 30 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ हेड्स यूजिंग C1, तो हेड काउंट कर लीजिए। पहली बार वाले में 9 टाइम आया था, दूसरी बार वाले में 8 टाइम्स आया था, 9 + 8 प्लस लास्ट वाले में आप देखेंगे तो 7 टाइम आया था, 9 + 8 + 7 दैट इज 9 + 8 + 7 शायद 24 होगा, 24/30। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली गई है। अगर यहाँ देखेंगे आप इस वाले स्लाइड में, तो कॉइन ए कॉइन बी लिखा है। तो देखिए कॉइन ए फर्स्ट टाइम नहीं चूज किया गया था, कॉइन बी को चूज किया गया था। कॉइन बी जो है उसके नीचे 5h यानी 5 बार हेड, 5t यानी 5 बार टेल आया है। इसी तरीके से कॉइन ए को 9 टाइम्स हेड, 1 टाइम्स टेल, 8 टाइम्स हेड, 3 तीसरी बार और 2 टाइम्स टेल आया है। कॉइन ए को ही चूज किया गया था। चौथी बार कॉइन बी को चूज किया गया था, तो 4 टाइम हेड, 6 टाइम टेल, और कॉइन ए को फिर 7 टाइम हेड और 3 टाइम टेल। तो ये सारा एक कह सकते हैं समराइजेशन इस टेबल में किया गया है।
और जब हमें थीटा 1 थीटा 2 यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन ए में आपका हेड आएगा, तो उसके लिए आप देखिए टोटल नंबर ऑफ हेड्स निकाल लिया गया है, जो इसमें यहाँ समेशन बिल्कुल नीचे दिया हुआ है 24h, यानी कि 24 बार हेड आया, 66 टाइम टेल आया है, तो 24/24 + 6 = 0.8 आया है, यानी कि थीटा 1 यानी कि कॉइन ए में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, यानी 80% है। और थीटा 2 में फिर ऐड करके वैसे ही दिखाया गया, तो 9/9 + 11 = 0.45 है। तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है, इस प्रॉब्लम में आपको एक्सपेरिमेंट में गिवन है कि कितनी बार आपको कॉइन चूज करना है, कितने टाइम्स आपको टॉस करना है और कब कौन सा कॉइन चूज किया गया है। तो चलिए थोड़ा सा और कठिन प्रॉब्लम में आते हैं जहां पे ईएम का यूज होगा। देखिए सेम प्रॉब्लम है, बस ये है कि आपको ये नहीं पता है कि कब कौन सा कॉइन चूज किया जा रहा है। जैसे ऊपर वाले में दिया हुआ था कि कॉइन ए कॉइन बी को चूज किया गया है, तो देखिए अज्यूम अ मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम, थोड़ा सा और चैलेंजिंग प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें सेम कंडीशन दी हुई है कि आप 5 बार कॉइन को चूज करेंगे C1 और C2 में से। इस बार C1 C2 मान के चलिए, एक C1 है और एक C2 है, तो C1 और C2 में से 5 बार कॉइन चूज करना है, और कब कौन सा कॉइन चूज कर रहा है किया जा रहा है ये नहीं पता। पहला वाला C1 है या C2 है नहीं पता, दूसरा वाला C1 या C2 है नहीं पता, भले इसमें कलर अलग दिया हुआ है बट आपको पता नहीं है। देखिए वी डोंट नो द आइडेंटिटीज ऑफ द कॉइन्स यूज्ड फॉर ईच सेट ऑफ टॉसेस, वी ट्रीट देम एज अ हिडन वेरिएबल, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि कब कौन सा कॉइन चूज किया गया है। हाँ, लेकिन 5 बार चूज किया गया और जब भी चूज किया गया है तो 10 टाइम्स उसको टॉस किया गया है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी थीटा 1 और थीटा 2 निकालना है कि कितनी बार जो है, क्या प्रोबेबिलिटी है C1 में हेड के आने की और क्या प्रोबेबिलिटी है C2 में हेड के आने की, यानी थीटा 1 और थीटा 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एस्टिमेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज होगा, जैसा कि इसमें ऊपर पहले लिखा हुआ था। यहाँ अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ लिखा हुआ था, फ्रॉम गिवन डाटा EM learns theory which tells the how each example to be classified. For this it start from random classify. तो इसमें हम क्या करेंगे, रेंडमली प्रोबेबिलिटी ले लेंगे थीटा 1 और थीटा 2। हम रेंडमली अपने 1 से कुछ भी थीटा 1 थीटा 2 ले लेंगे कि थीटा 1 क्या है और थीटा 2 क्या है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है आपके हेड के आने की C1 में और क्या प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की C2 में। तो थीटा 1 थीटा 2 आप अपने मन से ले लेंगे, उसके बाद आप एस्टिमेट करेंगे, उसके बाद आप मैक्सिमाइज करेंगे, फिर दोबारा एस्टिमेट करेंगे, फिर मैक्सिमाइज करेंगे, फिर एस्टिमेट करेंगे, फिर मैक्सिमाइज करेंगे। तब तक करेंगे जब तक मैक्सिमाइजेशन करने पे एस्टिमेट की वैल्यू कांस्टेंट ना हो जाए। जब एस्टिमेट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2। जब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी एस्टिमेट करने से, तब वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पहले आप रेंडमली थीटा 1 थीटा की वैल्यू लेके चलेंगे। देखिए कैसे लेके चले हैं, तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। अभी डायग्राम क्या है इसको मैं पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए रेड कलर के सर्कल से 0.60 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे लेफ्ट साइड में थीटा ए, दैट इज C1 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और थीटा बी 0.50 लिखा हुआ है, यानी रेंडमली हम कुछ भी प्रोबेबिलिटी मान लिए हैं। रेंडमली हम थीटा 1 और थीटा 2 यानी थीटा ए थीटा बी, C1 की प्रोबेबिलिटी हेड आने की रेंडमली 0.6 मान लिए हैं और C2 की 0.5 मान लिए हैं। आप भी अपने मन से कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वैल्यू है, तो इनिशियली मान लिए हैं। अब देखिए ये एज अ इनपुट गया है, ई स्टेप हो रहा है। देखिए ये इनपुट गया है अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो हेड टेल कई ढेर सारे लिखे हुए हैं एक ब्लॉक में, फिर ये एस्टिमेशन हो रहा है। एस्टिमेशन होने के बाद जो भी आउटपुट आएगा फिर उसका मैक्सिमाइजेशन होगा। ये किस तरीके से मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, ये जो एरो नीचे दिखाया हो, ये किस तरीके से मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। और देखिए बिल्कुल नीचे आने पे देखिए M स्टेप लिखा हुआ है, तो M स्टेप से फिर ये मैक्सिमाइज होकर के आउटपुट निकल रहा है, फिर से इनपुट में जाएगा, फिर थीटा ए थीटा बी की वैल्यू कुछ मैक्सिमाइज कुछ चेंज होगी, फिर से आप ये स्टेप रिपीट करते रहेंगे। तो अभी तो थीटा ए की वैल्यू 0.60 माने हैं और थीटा बी की वैल्यू 0.50 माने हैं। तो किस तरीके से मैक्सिमाइज करेंगे, इसके लिए यहाँ पे देखिए
यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट ये बहुत इजी है। देखिए थीटा ए की वैल्यू 0.6 है जो हम मान के चले थे, और थीटा बी की वैल्यू 0.5 है। थीटा ए मतलब C1 कॉइन के हेड आने की प्रोबेबिलिटी और थीटा बी मतलब C2 कॉइन के हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट राउंड, हम पहला राउंड पकड़ते हैं, ठीक है। पहले राउंड में मुझे ये बताइए, जो पहला राउंड था उसमें हमें ये नहीं पता हम कौन सा कॉइन चूज किया है। इसके ऊपर वाले में हमें पता था, बट एज्यूम अ मोर चैलेंजिंग प्रॉब्लम में हमें ये नहीं पता था। तो पहले जब हम चूज किया पहली बार पॉइंट को, तो नंबर ऑफ हेड्स आप देखेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 5 टाइम आए हैं, और नंबर ऑफ टेल्स जो है वो भी 5 टाइम आए हैं। तो दोनों 5-5 बार आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट राउंड यानी पहले राउंड के लिए हम यहाँ लिख लिए हैं 5 टाइम हेड्स आए हैं और 5 टाइम टेल्स आए हैं। कंप्यूट लाइक्लीहुड यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप फिर मैक्सिमाइज करने के लिए लाइक्लीहुड निकालते हैं। कहने का मतलब है कि आप फिर से मैक्सिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, pk इक्वल्स टू थीटा टू द पावर k, ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा, फिर ब्रैकेट क्लोज n माइनस k। तो जब pk आपको निकालना होगा, यानी यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहे हैं, जो pk निकाल रहे हैं, वो दोनों के लिए ही निकालेंगे, यानी कि थीटा a के लिए भी निकालेंगे और थीटा b के लिए भी निकालेंगे। तो देखिए जब पहले वाले के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे थीटा जो है वो प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए कि आप a के लिए निकाल रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 0.6 रहेगी, और जो k की वैल्यू है दैट इज नंबर ऑफ हेड्स। k मतलब है नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, तो k की वैल्यू 5 हो जाएगी। ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा यानी 1 माइनस 0.6 हो जाएगा। n मतलब टोटल नंबर ऑफ टॉस कितना किया है, तो टोटल नंबर ऑफ टॉस आप 10 टाइम्स किए, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी माइनस k की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। k मतलब नंबर ऑफ हेड्स। तो देखिए यहाँ पे लाइक्लीहुड ऑफ a निकाला गया है, नीचे देखेंगे तो लाइक्लीहुड ऑफ a जो आया है आपका वो 0.6 टू द पावर 5, यानी 0.6 पहले वाले के लिए निकाले हैं जो प्रोबेबिलिटी आप रेंडमली लेके चले थे, टू द पावर 5, 1 माइनस 0.6 टू द पावर 10 माइनस 5, जो कि 0.0007962624 आया है। इसी तरीके से बी के लिए निकाले हैं, बी में कुछ नहीं चेंज होगा, बस देखिए थीटा की जगह आपने थीटा ए की जगह थीटा बी रख दिया है। तो थीटा बी क्या है 0.5 है, उसी तरीके से 0.5 टू द पावर 5, 1 माइनस 0.5 होल ब्रैकेट क्लोज 10 माइनस 5, तो इसकी भी कुछ लाइक्लीहुड आ गई है, ठीक है। अब लाइक्लीहुड आने के बाद हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइज करने का ये तरीका है कि आप जो भी लाइक्लीहुड ए का आया है दैट इज अपॉन ए प्लस बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी में आप दिखाएंगे। तो a अपॉन ए प्लस बी आप निकाले हैं तो 0.45 आया है, इसको जब नॉर्मलाइज किए हैं। ये किसके लिए आया नॉर्मलाइजेशन ए के लिए। इसी तरीके से जब बी के लिए निकालेंगे तो बी अपॉन ए प्लस बी निकालेंगे जो कि 0.55 आएगा। तो यहां जब नॉर्मलाइज आप करते हैं लाइक्लीहुड निकालने के बाद, तो देखिए ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी आ गई है ए में हेड आने की 0.45 और बी में हेड आने की 0.55। तो फॉर ए, अब ये प्रोबेबिलिटी जब आ गई है तो फिर देखिए इसके नीचे क्या किए हैं, फॉर ए यानी ए के लिए हम चेक करेंगे कि ए में कितने टाइम्स हेड आता पहले राउंड में, ए में कितने टाइम्स हेड आता पहले राउंड में और कितने टाइम्स टेल आता पहले राउंड में। तो देखिए ए में जो आपका नॉर्मलाइज्ड के बाद जो 0.45 वैल्यू आई थी, 0.45 को मल्टीप्लाई किए 5 यानी नंबर ऑफ हेड से, जो कि 2.2 आया है। ये जो 2.2 आया इसको देखिए हम लोग, ये जो नीचे टेबल बना हुआ है कॉइन ए कॉइन बी का, इसमें देखिए 2.2h लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये यहीं से वैल्यू रखी गई है। और इसी तरीके से टेल आने की, यानी टेल में 0.45 आपका ए के लिए आया था लाइक्लीहुड, तो 0.45 इंटू 5 क्या है 5 टाइम्स टेल आया था तो 2.2 आया है। तो देखिए कॉइन ए में 2.2 को भी यहाँ रख दिया गया है। हम दोनों के लिए इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि पहले कौन सा कॉइन चूज किया गया था, और अगर कॉइन बी चूज किया जाता तब हेड आने कि कितने टाइम्स हेड आते हैं आपके 10 टाइम्स में, तो देखिए 0.55 इंटू 5 किया गया जो कि 2.8 आया है, कॉइन बी में लिखा गया है, और t इक्वल्स टू 0.55 इंटू 5 दैट इज 2.8 कॉइन बी में लिखा गया है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जब ये वैल्यू आ गई है तो इसी तरीके से राउंड 2 के लिए आप निकालेंगे। तो राउंड 2 के लिए जब आप निकालेंगे तो थीटा है थीटा बी की वैल्यू वहीं लेके चलेंगे 0.6 और 0.5। और सेकेंड राउंड में आप देखेंगे कि कितने टाइम्स हेड आया है कितने टाइम्स टेल आया है। तो सेकेंड राउंड में मेरे ख्याल से 9 टाइम्स हेड आए थे। तो यहाँ पे आपका जो k की वैल्यू है वो 9 हो जाएगी। यहाँ लाइक्लीहुड में जो k की वैल्यू है वो 9 हो जाएगी क्योंकि 9 टाइम्स हेड आया है। ठीक है, बाकी थीटा की वैल्यू आप 0.6 ही रखेंगे a के लिए और b के लिए 0.5 रखेंगे। तो जब उसको सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे यानी लाइक्लीहुड निकालेंगे a के लिए, लाइक्लीहुड निकालेंगे b के लिए, दोनों को नॉर्मलाइज करेंगे, फिर a के लिए कितने टाइम्स हेड आ सकते हैं कितने टाइम्स टेल आएंगे और b के लिए कितने टाइम्स हेड आएंगे कितने टाइम्स टेल आ सकते हैं, ये चीज आप फिर से टेबल में मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेकंड वाले भी रो में ये चीज लिखी हुई है। तो इस तरीके से हम पांचों राउंड में कॉइन ए और कॉइन बी के कितने टाइम्स हेड कितने टाइम्स टेल आ सकते हैं यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हेड्स 21.3 लिखा हुआ है अप्रोक्स, कॉमा 8.6 टाइम्स टेल है। इसी तरीके से कॉइन बी में 11.7 टाइम्स हेड है और 8.4 टाइम्स टेल है। अब इससे आप निकालेंगे थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू जो कि नई जनरेट होगी मैक्सिमाइज करने के बाद। तो जो फॉर्मूला मैं बताया था थीटा ए की वैल्यू क्या होगी C1, C1 में थीटा की वैल्यू क्या होगी पहले पॉइंट के लिए थीटा ए माने तो 23.3 अपॉन 23.3 प्लस 8.6 जो कि 0.71 आ रहा है। और इसी तरीके से थीटा भी निकालेंगे। अब ये वैल्यू एज अ इनपुट जाएगा ई स्टेप में, यानी थीटा ए और थीटा की न्यू वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.71 और 0.58। वही प्रोसेस दोबारा होगा थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू चेंज करके राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 के लिए, और फिर से आप निकालेंगे थीटा ए थीटा बी न्यू, फिर वो इनपुट में जाएगा। फिर से उसके बाद ये प्रोसेस आप तब तक करेंगे जब तक ये देखिए बिल्कुल यहाँ कोने में जो m स्टेप लिखा हुआ है कोने में देखिए थीटा ए की वैल्यू 0.80 लिखी है, थीटा बी की वैल्यू 0.52 लिखी है, यानी यहाँ पे थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू रिपीट होने लगेगी। और जब ये रिपीट होने लगेगी तो आप स्टॉप कर देंगे, यानी यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने थीटा ए थीटा बी की वैल्यू रैंडम ली है, रैंडम लेने के बाद उसका एस्टिमेट निकाला है, एस्टिमेट निकालने के बाद उसको मैक्सिमाइज किया है, मैक्सिमाइज करने के बाद फिर से एस्टिमेट निकाला है, उसी मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से फिर मैक्सिमाइज किया है, फिर एस्टिमेट निकाला है। तो बार बार एस्टिमेट कर रहे हैं फिर मैक्सिमाइज कर रहे हैं, और कब तक कर रहे हैं जब तक एस्टिमेशन की वैल्यू कांस्टेंट ना हो जाए, यानी थीटा ए थीटा बी की वैल्यू कांस्टेंट ना हो जाए। तो एस्टिमेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम में ये होता है कि सबसे पहले आप एस्टिमेट करते हैं, क्लासिफिकेशन का एस्टिमेशन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म में। जैसे यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी क्लासिफिकेशन का प्रोबेबिलिटी निकाल लेना कि 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि ये हेड के क्लासिफिकेशन में जाएगा, 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि ये टेल्स के क्लासिफिकेशन में जाएगा। तो क्लासिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी शुरू में आपने रैंडम ले ली है, बाद में उसका एस्टिमेट निकाला है, और उसको हर बार मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि बेटर क्लासिफिकेशन हो, बेस्ट क्लासिफिकेशन हो। तो लास्ट में मैक्सिमाइजेशन आपके एस्टिमेशन को परफेक्ट बनाने के लिए बार बार ये स्टेप करता रहता है। इसमें कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है इसमें? कहाँ पे नहीं समझ में आया? Yes, sir. My question is, please once again, what is the application of EM algorithm in real life? रियल लाइफ में भी क्लासिफिकेशन वगैरह अगर आपको करनी है कुछ चीजों की, तो आप एस्टिमेशन एल्गोरिथम, जैसे क्या होता है कि कुछ कंपनियां होती हैं तो वो कुछ चीजों का क्लासिफिकेशन पूछ सकती हैं अपने मैनेजर से, क्या क्लासिफिकेशन करना है। मान लो कि मैनेजर ये फाइंड आउट करना चाहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसको लोन देना सेफ रहेगा, कितने लोगों को लोन देना सेफ रहेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेफ 100 में से कितने लोगों को लोन देना सेफ रहेगा, कितने लोगों को लोन देना सेफ नहीं रहेगा, रिस्क में रहेगा। तो पहले प्रोबेबिलिटी कुछ निकाल लेंगे सेफ का और रिस्क का, फिर उसका एस्टिमेशन करेंगे, मैक्सिमाइजेशन करेंगे, फिर बता देंगे ओके 0.6
जब ये कांस्टेंट, अपने मन से तो कुछ मान के चलेंगे प्रोबेबिलिटी, लेकिन इस एल्गोरिथम का यूज करके वहां पे कितना लोन देना, कितने लोगों को, तो 0.6 पर 60% लोगों को लोन देना सेफ होगा, तो वहां पे थीटा की वैल्यू 0.6 आएगी मैक्सिमाइज करने की। तो एस्टिमेशन प्रॉफिट का कितना हो सकता है, कई जगह यूज हो सकता है, स्टेटिस्टिक्स में कई जगह यूज हो सकता है कंपनीज में, तो इसका तो यूज करते हैं रियल लाइफ में। और कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो बताया हूं? इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखिए ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आप ये एग्जांपल लेके बताइएगा, बट इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टेप भी इसमें कर देंगे तब भी काफी रहेगा। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, सेशनल का कुछ डेट आया आप लोगों के पास? सेशनल कब से है? नहीं सर, डेट नहीं आया अभी। सेशनल जल्दी ही होने वाला है आप लोगों का, मेरे ख्याल से हफ्ते भर बाद। ऑनलाइन या ऑफलाइन? अरे ऑफलाइन कहाँ से करवा देंगे यार ये लोग, हाँ सर वही। ऑफलाइन तब कराएंगे जैसे पिछली बार, मान लो कि लॉकडाउन और बढ़ता है 24 के बाद, तब तो हाँ ऑनलाइन सर। कराएंगे ये लोग। जैसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप में भी ग्रुप में, और मेल तो नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग घर में ये सर बैठ के पिछली बार सॉल्व की तरह। करेंगे। हाँ, और 2 घंटे में जैसे क्वेश्चन होगा आपका, तो विद इन हाफ एन आवर आप उसकी स्कैन कॉपी मुझे भेज देंगे। ठीक है, हाँ सर। इस तरीके से ठीक। होगा। नहीं तो अगर कॉलेज खुलने वाला, इनको पता चल जाए कि 2-3 दिन में कॉलेज खुलने वाला, जैसे पिछली बार ये क्या हुआ था कि सेशनल टालते हाँ गए थे ये सर। लोग कि ऑफलाइन हाँ कराएंगे, सर, खोल दिए थे कॉलेज। बच्चे, हाँ। हाँ बच्चे आने को तैयार नहीं थे, लेकिन इनका यही जिद था कि ऑफलाइन कराएंगे। तो ये मत समझना कि सेशनल देने से, भले तुम लोग फाइनल ईयर में हो ना, तुम लोग का तो एक्सटर्नल होगा। मतलब जैसे पिछली बार तुम्हारे हाँ सीनियर सर। का क्या हुआ था कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन कराया गया था, तो ये सर। मल्टी चॉइस, हाँ, तो उसकी वजह से फिर हो सकता है, और बाकी को हो सकता है